हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो पिछले सेशन में हमने अपना चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और आज हमें जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस से शुरू करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ इज द प्रेजेंटली अकरिंग स्पीसीज एक्सटिंक्शन डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मास एक्सटिंक्शंस। तो जो प्रेजेंटली अकरिंग स्पीसीज एक्सटिंक्शन है जो अभी हो रहा है इन द प्रेजेंट टाइम्स, वो अर्लियर मास एक्सटिंक्शंस जो होते थे उससे कैसे डिफरेंट है वो हमें बताना है। ठीक है। सो पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि मास एक्सटिंक्शन होता क्या है। तो नाम से हमें समझ में आ रहा है मास एक्सटिंक्शन, यानी एक मास का एक्सटिंक्शन हुआ है। और मास लिटरली मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ कुछ भी किसी भी चीज का लार्ज नंबर। सो मास एक्सटिंक्शन रेफर्स टू द लॉस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारी स्पीशीज का अगर एक्सटिंक्शन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। ठीक है। तो अर्लियर मास एक्सटिंक्शन होता था जिससे कि हमारे जो मेनी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो शॉर्ट टाइम में ही एक्सटिंक्ट हो जाते थे ड्यू टू सेवरल रीजंस। आप नेचुरल कैलामिटीज ले लीजिए या आप ह्यूमन इंटरवेंशंस ले लीजिए। तो जो प्रेजेंटली अकरिंग स्पीसीज एक्सटिंक्शन है वो हमें बताना है कि वो कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द अर्लियर मास एक्सटिंक्शंस। ठीक है। तो जो अर्लियर मास एक्सटिंक्शंस थे वो क्यों हो रहे थे? तो दे वर ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, हाई टेम्परेचर्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एस्टेरॉयड कोलिजन्स एक्सेट्रा। तो जो पहले के मास एक्सटिंक्शंस थे वो नेचुरल डिजास्टर्स के वजह से थे। जैसे कि हमारे पास फ्लड ले लीजिए आप, वॉल्केनिक इरप्शंस, पहले का टेम्परेचर बहुत हाई था, देन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पहले होता था, एंड देन एस्टेरॉयड कोलिजन्स। ये सब जब हमारे कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ और एस्टेरॉयड कोलिजन्स हुए, तो अर्लियर मास एक्सटिंक्शंस के रीजंस ये सारे थे कि इन रीजंस के वजह से पहले मास एक्सटिंक्शंस जो है होते थे। पर जो स्पीसीज एक्सटिंक्शन हो रहा है प्रेजेंटली वो हमारा किस रीजन से हो रहा है? तो जो प्रेजेंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन है वो मेनली ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हो रहा है, दैट इज ड्यू टू ह्यूमन एक्शन हो रहा है। और हम कर क्या रहे हैं? वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज, वी आर डिस्ट्रक्टिंग हैबिटेट्स एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग एलियन स्पीशीज। ठीक है। तो अभी जो प्रेजेंट का स्पीसीज एक्सटिंक्शन है दैट इज ड्यू टू हम जो रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जो हैबिटेट्स में हम रहते हैं उनका डिस्ट्रक्शन करते हैं फॉर आवर ओन एडवांटेज। और उसके साथ साथ ही हम जो एलियन स्पीशीज का इंट्रोडक्शन करते हैं दैट इज फॉर आल्सो फॉर आवर ओन एडवांटेज। तो इन सब चीजों के वजह से हमारा जो स्पीसीज डिस्ट्रक्शन है वो हो रहा है। ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। One of the four major causes for the loss of biodiversity, alien species invasion, habitat loss and fragmentation, overexploitation and co-extinctions, which according to you is the major cause for the loss of biodiversity. Give reasons and support. So, one of the four major causes for the loss of biodiversity में से कौन सा आपके हिसाब से मेजर कॉज है फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? क्या वो एलियन स्पीसीज इन्वेजन है? क्या वो हैबिटेट लॉस है? क्या वो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन है? क्या वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है या को एक्सटिंक्शन है? आपको बताना है कि कौन सा है हमारे पास मेजर कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जो इन चारों में से जो हैबिटेट लॉस है, सो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन जो हम कहते हैं दैट इज द मेजर कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब क्यों ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन जो है दैट इज द मेजर कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर क्या हो रहा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन में।
सो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब है कि जो स्पीशीज है उनका हैबिटेट ही खत्म हो जा रहा है। तो अगर उनका हैबिटेट खत्म हो जा रहा है तो वो रहेंगे कहाँ? उनका शेल्टर उनका होम या उनका शेल्टर ही खत्म हो रहा है, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, दैट वो जाहिर सी बात है। सो इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन हैज लेड टू कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट ऑफ मेनी एनिमल्स। तो पहली बात तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रही है एंड ऑल्सो ओवर पॉपुलेशन भी है। सो जो हमारे पास एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है उनको भी चाहिए शेल्टर, तो वो क्या करेंगे, वो ट्रीज को कट करेंगे सो दैट दे कैन मेक देयर ओन शेल्टर, मेक देयर ओन होम्स। एंड ऑल्सो इससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ कटिंग ट्रीज एंड डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट, जो वहाँ पे एनिमल्स थे उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन reduction in land area of tropical rainforest by 8% due to clearing of forests for cultivation of crops and raising livestock has also led to the destruction of habitat of millions of species. तो अब क्या हो रहा है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनका 8% ऑफ लैंड एरिया जो है डिक्रीज हो गया है। तो किसने डिक्रीज किया? दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ह्यूमंस। तो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, दे आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को क्लियर करके या तो वो अपने क्रॉप्स उगा रहे हैं, दैट इज दे आर प्रैक्टिसिंग फार्मिंग, और दे आर रेजिंग लाइफ स्टॉक। सो या तो वो क्रॉप्स उगा रहे हैं या फिर अपने लाइफ स्टॉक को रेज कर रहे हैं इन दैट स्पेस, that is the area of tropical rainforest. And species like large mammals and birds that require large territories are badly affected due to fragmentation, leading to a decline in their population. ठीक है, तो जो लार्ज मैमल्स एंड बर्ड्स जिनको लार्ज टेरिटरीज चाहिए फॉर देयर एग्जिस्टेंस, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन की वजह से वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। एंड उनके जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है। सो लास्टली जो हैबिटेट डिग्रेडेशन है बाय पॉल्यूशन, सो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से था। सो हैबिटेट डिग्रेडेशन भी हो सकता है बाय पॉल्यूशन, और उससे भी क्या होगा, जो हैबिटेट है उसका लॉस होगा, तो हैबिटेट में रह रहे जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनका उनका शेल्टर का लॉस हो जाएगा। तो फिर उनका क्या हो जाएगा, लॉस। तो ऑब्वियसली अगर एनिमल्स डिक्रीज होंगे तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा, जो कि हम नहीं चाहते। So loss of biodiversity का major reason in present day world is because of habitat loss and fragmentation. That is also mainly because of human action. ठीक है, so ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, discuss one example based on your day-to-day observation showing how loss of one species may lead to the extinction of another। तो हमें बताना है डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स या ऑब्जर्वेशन से कि हमें कैसे एक स्पीशीज के लॉस से दूसरे का एक्सटिंक्शन हो सकता है या हो जाता है। तो हमें एग्जाम्पल बताना है अपने डे टू डे ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो extinction of one species leading to the extinction of other species as the two show obligatory mutualism is called co-extinction। अब आप ही सोचिए कि एक स्पीसीज के एक्सटिंक्शन से दूसरे स्पीसीज का एक्सटिंक्शन तभी होगा जब वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। अगर मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं हो तो उसके रहने से या ना रहने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये दो स्पीशीज अगर साथ में एक्सटिंक्ट हो रही हैं, इसका मतलब ये दो स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थी, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म दिखाएंगी, तभी इनका को एक्सटिंक्शन पॉसिबल है कि एक एक्सटिंक्ट हुआ तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जो को एक्सटिंक्शन है उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑफ अ फिश स्पीसीज विच एक्ट एज अ होस्ट फॉर अ नंबर ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, आप मान लीजिए एक ऐसा फिश का स्पीसीज है जिसमें बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये फिश ही मर जाती है तो उसके ऊपर के पैरासाइट्स कहाँ रहेंगे, तो पैरासाइट्स विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, क्योंकि वो बस इस मछली पे रह रहे थे, एक्सक्लूसिवली इस मछली पे रह रहे थे। अगर ये मछली ही मर जाती है तो इस पे जो भी पैरासाइट्स थे वो भी हमारे मर जाएंगे। सो जो पैरासाइट्स थे वो फिश पे एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट थे,
उनके पास कोई और शेल्टर नहीं था, तो फिश के एक्सटिंक्शन के साथ उन पैरासाइट्स की भी एक्सटिंक्शन हो जाएगी। सो दैट इज अबाउट को एक्सटिंक्शन। और हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि एक इंसेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। सो हम ऐसा इंसेक्ट लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द पॉलिनेशन ऑफ मेनी प्लांट्स। ठीक है, तो एक इंसेक्ट है, वो बहुत सारे प्लांट्स का क्या कराता है, पॉलिनेशन करवाता है। अब आप मान लीजिए कि वो इंसेक्ट जो है एक्सटिंक्ट हो गया। सो अब इन प्लांट्स का पॉलिनेशन कौन कराएगा? उनके पास तो एक ही इंसेक्ट था जो उनका पॉलिनेशन कराता था, फिर उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता था। सो इट इज सो अब प्रॉब्लम हो जाएगी उन प्लांट्स के लिए विच वर डिपेंडेंट ऑन दिस इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। सो ये जो प्लांट्स हैं, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस सीड्स एंड मे बिकम एक्सटिंक्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो फिर ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे ये जो प्लांट्स हैं, एंड दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। तो इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे एंड दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। फिर आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ दोज प्लांट्स, एनी स्पीसीज विच डिपेंड ऑन देम फॉर फूड विल बी लेफ्ट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर फूड। तो अब आप ही सोचिए कि इन प्लांट्स जो सीड्स बेयर नहीं कर पा रहे हैं, अब इन प्लांट्स पे भी तो कोई और जो हमारे पास स्पीशीज होंगे जो इन पे डिपेंडेंट होंगे फॉर फूड, तो इनको फूड नहीं मिलेगा। और इससे क्या होगा, फिर जो एनिमल्स इन प्लांट्स पे डिपेंडेंट थे फॉर फूड, उनको फूड नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो इस ये तो था, हमने को एक्सटिंक्शन देखा, सिर्फ दो स्पीशीज का देखा। पर एक्चुअली अगर एक भी स्पीशीज हमारे इकोसिस्टम से एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो एक साइकिल है जिससे सारे स्पीशीज, सारे तो नहीं पर फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ स्पीशीज एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो वो उन सब स्पीशीज पे अफेक्ट पड़ेगा ओवरऑल, अगर कोई भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। A species area curve is drawn by plotting the number of species against the area. How is that when a very large area is considered, the slope is steeper than that for a smaller area, than that for smaller areas? तो हम स्पीशीज एरिया कर्व ड्रॉ करते हैं और उसमें हम प्लॉट करते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज अगेंस्ट एरिया। सो जब हम बहुत लार्ज एरिया को कंसिडर करते हैं तो जो स्लोप है वो स्टीपर होता है, वो स्टीपर होता है देन दैट जब हम स्मॉलर एरियाज के लिए करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? So species area relationship was proposed by Alexander von Humboldt. According to this, as the area explode increases, species richness also increases, but to a certain limit. ठीक है, तो जब हम आप ही सोचिए कि अगर आप एक लार्ज एरिया को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक लार्ज एरिया में ज्यादा स्पीशीज होंगी एज कम्पेयर टू अ स्मॉल एरिया। सो एज द एरिया एक्सप्लोर्ड विल इंक्रीज, द स्पीसीज रिचनेस विल ऑल्सो इंक्रीज, पर एक सर्टेन लिमिट होगा। ठीक है, एक लिमिट तक ही स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो जो लॉग एस होता है दैट इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। तो अगर आप इसको लॉग, ये s इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z लिखा है, तो अगर आप इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, सो लॉग s विल बी इक्वल टू लॉग c प्लस z लॉग a, जहाँ पे हमारा s विल बी इक्वल टू स्पीसीज रिचनेस, a इज इक्वल टू एरिया एंड z इज इक्वल टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट और स्लोप ऑफ द लाइन, एंड y इज c इज y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन की लॉग s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। तो अब बात आती है कि अगर हमारे पास ज्यादा बड़ा एरिया है तो स्लोप जो है वो ज्यादा स्टीप होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब आप ही सोचिए, विद इन अ रीजन अगर आप देखें तो स्पीसीज रिचनेस विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। ये तो हमने देखा कि एक रीजन में अगर हम देखते हैं तो स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एरिया, पर एक लिमिट होती है, उसके बाद जो है स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज नहीं होती। सो द वैल्यू ऑफ z दैट इज स्लोप ऑफ लाइन लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.2। तो z जो है ना वो फिक्स्ड है, क्योंकि हमारे पास स्पीसीज रिचनेस एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ सकती। तो आप कहीं भी रीजन में किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप के ऊपर अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो z हमेशा 0.1 टू 0.2 के बीच में ही रहेगा।
एंड तो स्लोप जो है अगर लार्ज एरिया का करेंगे तो स्टीपर आएगा, पर जो अगर स्मॉल एरिया का करेंगे तो स्मॉल आएगा. So as a result, when a very large area is considered, the slope is steeper than that for smaller areas. When a very large area like the entire continent is considered, the species diversity increases significantly due to increase in availability of the resources. जब तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक इंटायर कॉन्टिनेंट को कंसिडर कर रहे हैं, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ओवर ऑब्वियस. This is obvious when we are considering the entire continent. It is a very large area, तो very large number of species हमें देखने को मिलेंगी. So this results in the value of z within a range of 0.6 to 1.2 having much steeper slope. तो अगर स्मॉल एरिया था तो हमारे पास z का वैल्यू था 0.1 टू 0.2. अगर लार्ज एरिया है तो हमारे पास z का वैल्यू है 0.6 टू 1.2. ठीक है, तो ये हमारे पास z के अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे देख लिए हमने. तो z वैल्यू फॉर फ्रूगीवोरस, तो हमने देखा था फ्रूगीवोरस का मीनिंग होता है फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स. उनका z, उनके लिए z का वैल्यू 1.15. यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि डिफरेंट स्पीशीज के लिए z का वैल्यू फिक्स्ड है. जैसे स्मॉल एरियाज में 0.1 टू 0.2 है, लार्ज एरियाज में 0.6 टू 1.2 है, एंड देन फ्रूगीवोरस का 1.15 है. सो ये सारे वैल्यूज फिक्स्ड हैं और इसी से आता है हमारा स्लोप कि किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप कम होगा. तो अगर आप एक लार्ज एरिया को कंसिडर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका स्लोप जो है वो ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन अगर आप स्मॉल एरिया का कर रहे हैं. देन अगर आप फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स का कर रहे हैं तो उनका भी डिफरेंट आएगा. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. Is it possible that productivity and diversity of a natural community remain constant over a time period of say 100 years? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक नेचुरल कम्युनिटी है उसकी प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी कांस्टेंट रहे 100 ईयर्स के लिए? तो 100 साल तक क्या एक कम्युनिटी का जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी है एंड डाइवर्सिटी है वो कांस्टेंट रह सकता है? तो जो कम्युनिटी जो है जिसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है. सो क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है? इट इज अ फाइनल स्टेबल कम्युनिटी दैट डेवलप्स in the area at the end of ecological succession. यानी अगर कुछ इकोलॉजिकल सक्सेशन जैसा है, यानी नीश से स्टार्ट होता हुआ धीरे धीरे कम्युनिटी बन रही है, तो एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी अगर एंड ऑफ द सक्सेशन पे है, so it is the final stable community that develops in an area at the end of ecological succession. तो एग्जाम्पल है हमारा फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी. अब बात आती है क्या 100 साल तक एक फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी है एंड जो हमारे पास डाइवर्सिटी है क्या वो कांस्टेंट रहेगी? तो यस, द प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ अ नेचुरल कम्युनिटी कैन रिमेन कांस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सच एज इन क्लाइमैक्स कम्युनिटीज. तो जो क्लाइमैक्स कम्युनिटीज होती हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी है वो कांस्टेंट रहती है फॉर 100 ईयर्स. तो इसके बिहाइंड रीजंस क्या हैं? तो हमारे पास ये जो कम्युनिटीज हैं इनकी डाइवर्सिटी हाई होती है, दैट मेक्स देम लेस वेरिएबल एंड रेजिस्टेंट टू बायोलॉजिकल इन्वेजन्स. ठीक है, तो क्योंकि ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी है यानी कि ये आखिरी स्टेज पे हैं अपने इकोलॉजिकल सक्सेशन में, तो इनकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा होगी और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होने के वजह से इट मेक्स देम लेस वेरिएबल. सो इतने ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते हैं एंड दे आर आल्सो रेजिस्टेंट टू बायोलॉजिकल इन्वेजन्स. बायोलॉजिकल इन्वेजन्स देखने को नहीं मिलते ज्यादा. And the community has a complex food web, highly efficient use of energy, and high levels of nutrient conservation, which helps to keep constant productivity. So, जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है उसका कॉम्प्लेक्स फूड वेब होता है एंड जो एनर्जी है उसका हाईली एफिशिएंट यूज होता है एंड हाई लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन, यानी न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन भी एकदम हाई लेवल का होता है. दैट हेल्प्स टू कीप कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी. यानी ओवरऑल जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड वेब
जो एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी है एंड हाई लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन है, सबको मिला के कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी रहती है दैट कैन रिमेन इवन फॉर 100 years. सो 100 years तक जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ अ नेचुरल कम्युनिटी कांस्टेंट रहती है. ठीक है, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. अब हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, there is greater biodiversity in tropical, subtropical regions than in temperate regions. Explain. So, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहां पे ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी होती है अगर हम कंपेयर करें किससे, तो टेम्परेट रीजन से. तो ऐसा क्यों है? सो ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन, वो कहाँ पे लाई करता है? सो इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, to the Tropic of Capricorn. Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, that is 23.5 degree south. इनके बीच जो जगह है, that is tropical region. ठीक है. Now, what is the reason for high biodiversity of the tropics? आखिर क्या रीजन है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पे इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है? ठीक है, तो जो ट्रॉपिक्स हैं, दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी which contributes to greater productivity and hence greater biodiversity due to greater availability of food. तो अगर सोलर एनर्जी ज्यादा मिल रही है तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, प्लांट्स ज्यादा फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करवा पाएंगे, तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी और ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होगी. Then less seasonal variations promote niche specialization and lead to a greater species diversity. तो हमें पता है कि ऑलमोस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वहां पे जो सीजनल वेरिएशंस होते हैं दैट आर वेरी लेस. तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर रिसीविंग ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट ओनली, और ज्यादा वेरिएशंस नहीं होता. ज्यादा टेम्परेचर का रेंज जो है वो ज्यादा वेरी नहीं करता. ऐसा नहीं कि बहुत कम है ठंड में और बहुत ज्यादा है गर्मी में, तो इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता. So that promotes niche specialization. And also जो tropics हैं, they have remained undisturbed for millions of years as compared to the temperate regions which have undergone glaciations in the past. तो अगर हम बात करें कि कुछ natural calamities हैं, उन्होंने भी ज्यादातर टेम्परेट रीजन्स को अफेक्ट किया है, ना कि ट्रॉपिकल रीजन्स को. सो ट्रॉपिकल रीजन्स अगर हम देखें तो रिलेटिवली दे हैव रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाई ग्लेशिएशंस या जो भी हमारे पास नेचुरल कैलामिटीज हैं, उन्होंने टेम्परेट रीजन्स को ज्यादा अफेक्ट किया है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन्स. तो जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उनके स्पीशीज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा बिकॉज ऑफ दीज ग्लेशिएशंस एंड एनीथिंग. सो वो अपना नीश स्पेशलाइजेशन कर पाए हैं, वो अपना जो नंबर है वो बढ़ा पाए हैं और डाइवर्सिटी जो है बढ़ी है बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7. Why are the conventional methods not suitable for the assessment of biodiversity of bacteria? ठीक है, तो बैक्टीरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको असेस करने के लिए हम क्यों जो है कन्वेंशनल मेथड्स को नहीं यूज कर सकते? क्यों कन्वेंशनल मेथड्स जो है वो सूटेबल नहीं है for the assessment of biodiversity of bacteria? ठीक है, so what are the limitations in the assessment of bacterial biodiversity? So जो बैक्टीरिया होते हैं they are unicellular, primitive and prokaryotic microbes. So एक तो unicellular होते हैं, primitive होते हैं and also prokaryotic होते हैं, which are not morphologically distinguishable with naked eye. तो पहली बात तो क्या हो गया कि यूनिसेल्युलर हो गए, देन प्रिमिटिव हो गए, यानी बहुत सालों से अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो प्रिमिटिव है, यूनिसेल्युलर है, सिर्फ एक सेल के बने हैं. देन प्रोकैरियोटिक है, नॉट दे आर यूकैरियोटिक नहीं है, और हम नेकेड आई से तो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते. नाउ कन्वेंशनल मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर द बैक्टीरियल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट. तो जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं जिससे हम बाकी ऑर्गेनिजम्स का जो है बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट कर सकते हैं, पर हम बैक्टीरिया का नहीं कर सकते उन कन्वेंशनल मेथड से. तो क्यों नहीं कर सकते, तो वो हमें बताना है. सो बायोकेमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट्स
आर कन्वेंशनल मेथड्स टू असेस बैक्टीरिया, ठीक है। सो जो कन्वेंशनल टेस्ट्स होते हैं फॉर असेसमेंट ऑफ बैक्टीरिया, वो मेनली है हमारे बायोकेमिस्ट्री के बायोकेमिकल टेस्ट, और हम मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं अगर हमें बैक्टीरिया को असेस करना है। अब जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, दे कैन नॉट बी कल्चर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस इन द लैबोरेटरी, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशंस जो लैबोरेटरी में होते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया को हम कल्चर ही नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है, उनको कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हमें फुट पैड ऑफ माइस, जो लेप्रोसी का बैक्टीरिया होता है, उसे हमें 9 बैंडेड आर्माडिलो में कल्चर करना रहता है। तो अगर हम कल्चर ही नहीं कर पाएंगे, तो हम कहाँ से चेक करेंगे कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो कल्चर कर सकते हैं हम, पर दैट विल बी अ टेडियस एंड कम्बरसम प्रोसेस, ठीक है। देयर आर चांसेस ऑफ कल्चर मीडिया बीइंग contaminated बाय अदर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आप ही सोचिए कि अगर आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बायोडाइवर्सिटी को चेक के बारे में आप रिसर्च कर रहे थे, या आप जानना चाहते थे बायोडाइवर्सिटी को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, पर जो जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म उगाया जा रहा था, दैट हैज बीन contaminated by some other organism, और इट हैज बीन contaminated by fungus। सो क्या होगा, ये इंटरफेयर करेंगे यहाँ पे, जो हमें इस बैक्टीरिया की बायोडाइवर्सिटी को चेक करना था। सो इन रीजंस के वजह से हम जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनको यूज नहीं करते हैं। दे आर नॉट सुटेबल फॉर बैक्टीरियल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, ठीक है। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8। What criteria should one use in categorizing a species as threatened? तो अगर आपको किसी स्पीशीज को बोलना है कि हाँ, ये स्पीशीज थ्रेटेंड है, तो आप क्या ऐसे ही किसी भी स्पीशीज को बोल देंगे? तो नहीं, उसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर क्राइटेरिया है कि इन क्राइटेरिया को अगर कोई स्पीशीज फुलफिल कर रही है, तभी आप उसको क्या बोलेंगे, थ्रेटेंड बोलेंगे। So threatened species are those which are abundant in some parts of their distribution, but severely depleted in others. यानी कुछ पार्ट्स में तो ठीक ठाक है इनका नंबर, दे आर अबंडेंट, पर कुछ पार्ट्स में सीवियरली डिप्लीट हो चुके हैं ये स्पीशीज, ठीक है। तो अगर ये सीवियर डिप्लीशन के स्टेज पे आ गए हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें इन्हें एक्टिवली जो है कंजर्व करना पड़ेगा टू अवॉइड देम फ्रॉम बिकमिंग रेयर। हम नहीं चाहते हैं कि ये स्पीशीज जो है रेयर हो जाएं, वल्नरेबल हो जाएं, इंडेंजर्ड हो जाएं एंड फाइनली एक्सटिंक्ट हो जाएं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। वी वांट टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। सो इसीलिए हम थ्रेटेंड स्पीशीज को लेबल करते हैं, ताकि हमें पता तो चले कि ये स्पीशीज, ठीक है, ये स्पीशीज थ्रेटेंड है, अब हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, ग्रिजली बियर, हॉर्न राइनो एक्सेट्रा। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर categorizing the threatened species? A species is categorized as threatened based on the following: the geographical range, population size, rate of declining number of organisms, then overexploitation for commercial purposes, habitat destruction and extinction probability analysis. तो पहले हम देखते हैं कि जोग्राफिकल रेंज क्या है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड जोग्राफिकल रेंज देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन रिडक्शन कितना हो रहा है। देन वी सी कि कितने ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, यानी रेट ऑफ डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देन कैसे उसका पॉपुलेशन पहले जो ज्यादा था, अब कैसे वो धीरे धीरे कम हो चुका है। तो हम स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड डिक्लाइन देखते हैं कि कितना डिक्लाइन आ रहा है उस स्पीशीज के नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। देन हम क्या देखते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन देखते हैं। सो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है उस स्पीशीज का, और उसके वजह से उसका वेरी स्मॉल एंड रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन होगा। देन वी सी एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। तो हम देखते हैं कि अगर इतना नंबर है स्पीशीज का, अगर इतना नंबर है स्पीशीज का, तो कितने टाइम में वो ये स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। सो वी सी एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। सो इसके बेसिस पे जो थ्रेटेंड कैटेगरीज हैं वो हमारे पास
आती हैं एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल. So critically endangered, endangered and vulnerable, they are the threatened categories. तो ये 3 कैटेगरीज हमें पता चलती है जब हम इतना असेसमेंट करते हैं, कितना पॉपुलेशन है, कितना रिडक्शन है, किस ज्योग्राफिकल रेंज में हमारे पास दे आर रेस्ट्रिक्टेड, देन स्मॉल पॉपुलेशन है, देन डिक्लाइन कितना है, एंड ऑल्सो वी कैलकुलेट की एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस में कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर हमने कंजर्व नहीं किया तो कितने दिन में ये जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. ठीक है, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Now we come to question number 9. What could be the possible explanation for greater vulnerability of amphibians to extinction as compared to the other animal groups? तो अब आपको पूछ रहा है कि क्या एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं कि सारे एनिमल ग्रुप्स में जो एम्फीबियंस हैं वो ज्यादा वल्नरेबल हैं फॉर एक्सटिंक्शन. ऐसा क्या है आखिर एम्फीबियंस में जो एम्फीबियंस ज्यादा जल्दी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? सो हमें पता है कि जो रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ है दैट इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. तो ह्यूमन एक्टिविटीज मेजर रीजन है कि हमारा जो रिच बायोडाइवर्सिटी है अर्थ का दैट इज डिक्लाइनिंग, ये हमें पता है. Now many species have become endangered and extinct. The past 20 years have witnessed the extinction of nearly 27 species. तो जितने साल नहीं है उतनी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो चुका है. इन द लास्ट 20 years 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और अभी भी बहुत सारी स्पीशीज जो हैं दे आर बिकमिंग इंडेंजर्ड, और इंडेंजर्ड होने के बाद वो एक्सटिंक्ट होते ही जा रही हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मोस्टली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. Now, an international organization called International Union of Conservation of Nature prepare a list of such species in the Red Data Book. So, जो International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources है, उसने क्या किया, ऐसी स्पीशीज जो कि थ्रेटेंड हैं, जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, उनकी एक रेड डेटा बुक बना ली कि इन स्पीशीज का नाम उन्होंने इस रेड डेटा बुक में लिख दिया है. So according to IUCN, 12% of all bird species, 23% of all mammal species, 31% of gymnosperm species, and 32% of all amphibian species in the world face the threat of extinction and have the highest percentage of endangered species. तो इतना परसेंटेज, ये तो डेटा है that is taken from the red data book, कि इतना परसेंटेज ऑफ कौन सा स्पीशीज जो है that is vulnerable to extinction, that is the percentage of endangered species. Now amphibians are more vulnerable to extinction out of all the species as they require both terrestrial and aquatic habitat. So जो amphibians होते हैं उनको terrestrial habitat भी चाहिए रहता है and aquatic habitat भी चाहिए रहता है. Now habitat destruction due to human activities has become a threat to amphibians. So habitat destruction जो होता है तो हमने क्या सीखा कि एम्फीबियंस को पानी में भी रहना है और लैंड में भी रहना है. सो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट चाहिए. नाउ अब ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं. सो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से देयर इज अ थ्रेट टू एम्फीबियंस, एंड एम्फीबियन स्किन इज मोर परमिएबल टू टॉक्सिन्स सच एज इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा. सो क्योंकि जो एम्फीबियन स्किन है दैट इज मोर परमिएबल टू टॉक्सिन्स जो कि ह्यूमंस एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, मेकिंग देम मोर ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शन कंपेयर टू अदर स्पीशीज. तो अगर हम कंपेयर करना चाहें टू अदर स्पीशीज तो इनको दो हैबिटेट चाहिए, इनका स्किन ज्यादा परमिएबल है टू टॉक्सिन्स. देन ये सब फैक्टर्स जो हैं ओवरऑल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि क्यों जो ये एम्फीबियंस हैं वो ज्यादा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं एज कंपेयर टू अदर एनिमल ग्रुप्स. इनको दो हैबिटेट चाहिए, इनकी स्किन ज्यादा परमिएबल है, and that is the reason why they are more prone to extinction, they are more vulnerable to extinction अगर हम compare करें उनको with the other animal groups. ठीक है, so that is question number 9. Now we come to question number 10. How do scientists extrapolate the total number of species on earth? ठीक है, अब साइंटिस्ट को बोला गया कि हमने देखा कि जो एनसीईआरटी है उसमें डेटा लिखा रहता है कि इतने स्पीशीज हैं अर्थ पे, इतने इसके स्पीशीज हैं, इतना इसके स्पीशीज हैं. तो आखिर
क्या साइंटिस्ट ने काउंट किया है एक एक स्पीशीज को जाके, तो आखिर वो कैसे टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ को जो है वो निकालते हैं, वो हमें जानना है। सो व्हाट अजम्पशंस, कोई भी जाके एक एक स्पीशीज को गिनने नहीं वाला है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। तो कौन से अजम्पशंस जो है साइंटिस्ट कौन से क्या क्या अज्यूम करते हैं। So, estimates of global species diversity have been made by biologists all over the world and vary widely, some being mere educated guesses. तो मोस्टली जो स्पीशीज का नंबर है, ये जो साइंटिस्ट हैं वो गेस कर रहे हैं, तो बहुत सारे गेसेस आए हैं। सो इट इज अज्यूम दैट द स्पीशीज इन्वेंटरी इज मोर कंप्लीट इन द टेम्परेट रीजन्स इन देन द ट्रॉपिक्स। तो अभी हमें क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में इतनी बायोडाइवर्सिटी है, दिन पर दिन वो बढ़ती ही जा रही है। सो अगर हम एक इन्वेंट्री बनाने की कोशिश करें कि इस जगह में ये स्पीशीज हैं, सो टेम्परेट रीजन्स की जो इन्वेंट्री है वो तो कंप्लीट होगी, क्योंकि वहां पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ना तो बढ़ रही है और ना ही है। जहाँ पे डाइवर्सिटी बढ़ रही है वो तो ट्रॉपिकल रीजन्स है। तो यानी कि यहाँ पे अभी भी इस मोमेंट पे भी अगर कोई नया स्पीशीज होगा, तो वो इस इन्वेंट्री में हमने नहीं लिखा होगा। सो दिस इज द बिकॉज द ट्रॉपिक सपोर्ट अ वाइडर वैरायटी ऑफ स्पीशीज ड्यू टू अ फेयरली कांस्टेंट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट क्लाइमेट है, तो वाइडर वैरायटी ऑफ स्पीशीज को दे आर सपोर्टिंग। Thus, it is assumed that a wider variety of species are yet to be identified and described in the tropics. तो अगर हम ट्रॉपिक्स का देखें तो वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज अभी भी आइडेंटिफाई होना बाकी है, एंड उसके बाद अभी भी डिस्क्राइब होना भी बाकी है। सो हाउ नाउ अब तो आया कि ये अजम्पशंस हमने बना लिए कि टेम्परेट रीजन्स में तो सारे स्पीशीज जो है हमने लिख लिए हैं इन्वेंट्री में अपने, ट्रॉपिकल रीजन्स में अभी भी डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बढ़ रहा है। नाउ हाउ विल वी एक्सट्रापोलेट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। तो साइंटिस्ट कौन से मेथड्स यूज करते हैं फॉर एक्सट्रापोलेटिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज। सो साइंटिस्ट सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं क्या, द एस्टिमेशन रेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज ऑन द अर्थ। सो हमें क्या करना है, न्यू स्पीशीज का डिस्कवरी का एस्टिमेशन रेट को आइडेंटिफाई करना है कि किस रेट पे न्यू स्पीशीज जो अर्थ पे हैं वो डिस्कवर हो रही हैं। सो पहला तो ये करना है, साइंटिस्ट सिलेक्ट एन exhaustively studied group of insects and compared species richness in the tropics with that in the temperate region. अब क्या होगा कि एग्जॉस्टिवली जो हमने ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को स्टडी किया उसको हमें कंपेयर करना है उसके स्पीसीज रिचनेस को इन द ट्रॉपिक्स विद दैट इन द टेम्परेट रीजन। यानी हमने एक रीजन का स्टडी कर लिया और दूसरे से हम कंपेयर करेंगे कि ये कितना ज्यादा है और उसी को हम ऐड कर लेंगे। सो हमारा जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। Then extrapolation of this ratio is done to estimate the number of other groups of animals and plants to come up with a gross estimate with the total of species on the earth. तो ये तो था कि हम कैसे इंसेक्ट्स का रेशियो निकाल रहे हैं। अब हम सारे स्पीशीज पे यही जो हम यूज कर रहे हैं टेक्निक उसको अप्लाई करके हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स कितना है, और फिर हम एक ग्रॉस एस्टिमेट बना सकते हैं किसका, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ का। ठीक है, सो दैट इज हाउ साइंटिस्ट्स विल एक्सट्रापोलेट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। ऐसे वो कैलकुलेट करते हैं कि कितने स्पीशीज जो हैं वो अर्थ पे होंगे विदाउट एक्चुअली काउंटिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, so that was question number 10. Now we come to question number 11. Humans benefit from diversity of life. Give 2 examples. तो जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इतनी एग्जिस्ट कर रही है उससे ह्यूमंस को क्या बेनिफिट होता है, हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं। सो सबसे पहले व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएशन अमंग द स्पीशीज प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ। सो प्लैनेट अर्थ पे जितनी भी स्पीशीज हैं उनके बीच के वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। सो स्पेसिफिकली अगर हम कहें, ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा ऑफ अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम और बायोलॉजिकल कम्युनिटी इज रेफर्ड टू एज बायोडाइवर्सिटी।
तो अगर हम देखें एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी को, सो सारे ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, सबको मिला के हम कह सकते हैं कि दैट इज रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी। ये जो सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके बीच की स्पीशीज हैं, उसी को तो बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। So biodiversity basically constitutes various ecosystems where different organisms interact among themselves. तो various ecosystems हैं जहाँ पे जो organisms हैं they are interacting among themselves. अगर there is no diversity among species, we cannot survive on the planet. तो अगर diversity नहीं है तो हम planet पे survive नहीं कर सकते, because interaction among the various organisms for food and energy is the force that is driving this nature. So जो हमारे बीच का इंटरैक्शन है फॉर फूड एंड एनर्जी, उसी से तो जो है हमारा सारा एक्टिविटीज और जो हमारा अर्थ का एग्जिस्टेंस है वो चल रहा है। अगर वो ही खत्म हो जाता है, तो अगर बायोडाइवर्सिटी ही नहीं रहती है, तो जो इंटरैक्शन है अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड एनर्जी वो ही नहीं रहेगा। सो क्या फोर्स जो है हमारा एग्जिस्टेंस को ड्राइव करेगा? सो दैट इज वेरी नेसेसरी दैट इंटरैक्शन अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स जो है वो चलता रहना चाहिए, सो दैट जो हमारे पास ड्राइविंग फोर्स ऑफ द नेचर जो है वो एग्जिस्ट करे। सो व्हाट बेनिफिट्स डू ह्यूमंस गेट फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी? सो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ह्यूमंस को बायोडाइवर्सिटी से? So diversity of life serves as both economical and ecological assets for human beings. ठीक है, तो जो diversity of life है उससे क्या होता है, that serves as both economical asset भी है एक तो, और ecological भी। यानी economical जो है इसका मतलब कि कुछ हेल्प भी कर रहा है फाइनेंशियली, एंड ऑल्सो इकोलॉजिकल यानी इन्वायरमेंट को भी बेटर कर रहा है फॉर ह्यूमन बींग्स। Then biodiversity ensures that every organism is getting food, air, water, etc. for their survival. यानी हर ऑर्गेनिज्म को फूड मिल रहा है, एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। Now, through the various ecological services, thousands of employment opportunities are being created which benefits human beings. अब आप ही सोचिए, जितने ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतने ज्यादा क्रॉप फील्ड्स होंगे, उतने ज्यादा हमारे पास एपी कल्चर का हो सकता है। सो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है टू द ह्यूमन बींग्स बिकॉज ऑफ दिस biodiversity. Then it is biodiversity that ensures the stability of the ecosystem by stabilizing the food chain and food web. तो food chain and food web को भी कौन stabilize कर रहा है? That is being stabilized by biodiversity. And उससे क्या हो रहा है कि हमारे पास अगर कुछ भी स्टेबल नहीं होगा तो डिस्टर्बेंस की वजह से सारी स्पीशीज अफेक्ट होंगी। सो बायोडाइवर्सिटी से ही जो स्टेबिलिटी है ऑफ द इकोसिस्टम वो भी मेंटेन हो रही है। ठीक है, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 12. लिस्ट एनी टू मेजर कॉजेस अदर देन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमें क्या बताना है? टू मेजर कॉजेस अदर देन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, यानी आप ह्यूमन कॉजेस को हटा दीजिए, उनको छोड़ के आप बताइए टू कॉजेस फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो कैसे हो सकता है? अगर हम अदर देन एंथ्रोपोजेनिक कॉज की बात करें, सो अदर देन एंथ्रोपोजेनिक कॉज हो जाएगा हमारे पास जो भी नेचुरल कॉजेज हैं। तो सबसे पहले ग्लेशिएशन एंड ग्लोबल वार्मिंग आता है कि बिकॉज ऑफ जो अर्थ है दैट हैज बीन थ्रू मेनी फेजेस ऑफ ग्लेशिएशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। सो बिकॉज ऑफ ग्लेशिएशन एंड ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे पास मैमथ्स हैं दैट आर बिलीव्ड टू हैव एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द आइस एज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो गया है, आइस एज का जो है एंड हो गया है, विच रिजल्टेड इन मास एक्सटिंक्शन ऑफ मैमथ्स। तो जो ग्लेशिएशन एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, उसकी वजह से जो आइस एज किसी टाइम पे थी और उस आइस एज के दौरान हमारे पास एक स्पीशीज ऑफ मैमथ्स एग्जिस्ट करती थी। तो क्योंकि आइस एज ही खत्म हो गया बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो जो स्पीशीज ऑफ मैमथ्स थे वो भी हमारे खत्म हो गए। सो एक भी स्पीशीज का अगर हमारे पास लॉस होता है, सो दैट इज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देन मीटियोर हिट, तो क्या होता था कि हमारे पास जो मीटियोर हिट करता है ऑन द अर्थ सरफेस, उससे क्या हुआ
कि जो हमारे पास डायनासोर्स हैं दे आर बिलीव्ड टू हैव बीन एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ दीज मीटियोर हिट्स, कि इन मीटियोर्स ने अर्थ सरफेस को हिट किया और उसके वजह से जो हमारी डायनासोर की स्पीशीज थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, और क्या हो सकता है हमारे पास? एलियन स्पीशीज इन्वेशन हो सकता है। तो जब एलियन स्पीशीज इंट्रोड्यूस करते हैं हम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली इन अ हैबिटेट, या तो ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए या एज अ कॉन्टामिनेंट, अगर ये एलियन स्पीशीज जो है किसी हैबिटेट में आ जाती हैं तो ये क्या करती हैं, ये जो इंडिजिनस स्पीशीज हैं यानी जो जो स्पीशीज उस हैबिटेट में पहले से थी उनका डिस्ट्रक्शन कर देती हैं ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। सो एलियन स्पीशीज इन्वेजन की वजह से अभी हमारे पास जो है क्या हो सकता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकता है। देन को एक्सटिंक्शन, तो हमने को एक्सटिंक्शन के बारे में देखा था कि एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो उससे रिलेटेड जो दूसरी स्पीशीज है वो भी हमारे पास एक्सटिंक्ट हो जाती है, जो प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज कुछ भी हो जो कहीं ना कहीं उस स्पीशीज से एसोसिएटेड थी, तो इन दोनों का एक्सटिंक्शन हो जाता है। सो दैट इज को एक्सटिंक्शन। ठीक है, दो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12। Now we come to question number 13. What is an endangered species? Give an example of an endangered plant and animal species each. तो हमें बताना है कि endangered species का क्या मतलब है और एक एग्जाम्पल देना है ऑफ endangered plant and animal species. ठीक है, so what is an endangered species? Endangered species क्या होती है? They face high risk of extinction in the wild in near future if conservation measures are not promptly taken. Such species are normally protected by ex situ conservation. तो हमने देखा था पिछले क्लास में ex situ and in situ conservation क्या है। अब endangered species का क्या मतलब है? ये ऐसी species हैं in danger, so they are facing a high risk of extinction in the wild in near future. यानी आने वाले फ्यूचर में इनका हाई रिस्क है एक्सटिंक्ट होने का। इनका नंबर ऑलरेडी इतना कम आ गया है, हो चुका है दैट दे आर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। अगर हमने क्या नहीं किया, अगर हमने प्रॉपरली कंजर्वेशन मेजर्स को अप्लाई नहीं किया, नहीं लिया, तो क्या होगा, इनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। और इन स्पीशीज को हम नॉर्मली कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? बाय एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन हम कंजर्व कर सकते हैं, जैसे टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। सो व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज? सो एंडेंजर्ड स्पीशीज का एग्जांपल हमें देना है एक प्लांट का और एक एनिमल का पूछ रहा है। सो एक एनिमल का है हमारे पास एशियाटिक लायन, दैट इज पैंथेरा लियोपर्सिका स्पीशीज फाउंड ओनली इन गिर नेशनल पार्क नियर गुजरात। एंड इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज का क्या एग्जांपल है हमारे पास? ड्रोसेरा इंडिका। सो ड्रोसेरा इंडिका दैट इज सनड्यू। सो एक एनिमल था तो हमने क्या दिया, एशियाटिक लायन दैट इज पैंथेरा लियोपर्सिका फ्रॉम द गिर नेशनल पार्क नियर गुजरात। एंड इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज का एग्जांपल है ड्रोसेरा इंडिका दैट इज सनड्यू। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। Now we come to question number 14. What are sacred groves and what is their role in biodiversity conservation? तो आप बताइए कि sacred groves क्या है और उनका रोल क्या है in biodiversity conservation. So sacred groves क्या होते हैं? So the variation among life forms from various sources which include terrestrial, sea and desert ecosystems as well as the ecosystems of which they are part is referred to as biodiversity. सो जो लाइफ फॉर्म्स के बीच वेरिएशन होता है टेरेस्ट्रियल, सी एंड डेजर्ट इकोसिस्टम्स, और जिस इकोसिस्टम के वो पार्ट हैं, तो इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन तो अभी तक हमें पता ही है। नाउ व्हाट इज अ सैक्रेड ग्रोव? तो सैक्रेड ग्रोव क्या है? इज एनी मीडो ऑफ अ ट्री दैट इज प्रीशियस टू अ पर्टिकुलर कल्चर। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कल्चर है, उसके लिए ये जो मीडो ऑफ अ ट्री है दैट इज क्या है, दैट इज प्रीशियस। ठीक है, तो उसको हम सैक्रेड ग्रूव कहते हैं। सो पीपल जो है वो सैक्रेड ग्रूव्स को क्या करते हैं, हार्म नहीं करते फॉर ड्यू टू रिलीजियस वैल्यूज। ठीक है, तो रिलीजियस वैल्यूज की वजह से वो इन पेड़ों को वो इन पेड़ों के आसपास का जो एरिया है और जो ये पेड़ है उसको हार्म नहीं करते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, that particular tree and its meadow is of cultural importance. तो
ना तो वो बिकॉज ऑफ इसके लिए वो नहीं करेंगे एंड कैलोरी फूड्स फेयर के वजह से भी नहीं करेंगे। सो भले ही उनको कैलोरीज चाहिए, उनको फूड चाहिए, तभी भी वो इस सेक्रेड ग्रुप को हार्म नहीं करेंगे। सो क्या अजम्पशन है उनका दैट एनीवन हु कॉजेज हार्म टू द सैक्रेड ग्रुप इज पनिश्ड बाय द रूलिंग गॉड और गॉडेस। तो इनका उनका ऐसा मानना है कि जो भी इस सेक्रेड ग्रुप को हार्म करता है वो पनिश किया जाता है बाय द रूलिंग गॉड और गॉडेस। तो जो भी गॉड या गॉडेस रूल कर रहे हैं उस उनके रिलीजन को, वो उनको पनिश करते हैं अगर उन्होंने इस सैक्रेड ग्रुप को थोड़ा सा भी हार्म पहुंचाया, तो वो पनिश किए जाते हैं बाय देयर पर्टिकुलर गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है। So these religious beliefs aid in the preservation of sacred groups and diversified species that inhabit them. अब आप ही सोचिए कोई पर्टिकुलर एरिया है, उनको उसको ह्यूमंस हार्म नहीं कर रहे हैं, ये सोच के कि उनको हार्म करने की वजह से वो पनिशेबल ऑफेंस जैसा हो जाएगा फॉर द रिलीजियस वैल्यूज। तो उस जगह के जितने भी स्पीशीज हैं, प्लांट या एनिमल स्पीशीज, वो सारे तो प्रिजर्व हो जाएंगे क्योंकि जो ह्यूमंस है उसको हार्म ही नहीं करना चाहेंगे। So that it leads to indirect preservation of those species that are present in that sacred grove. So ये जो religious significance है कौन से ट्रीज में हमें देखने को मिलता है, तो हमें पता है कि जो पीपल है, गुलार है एंड बरगद ट्रीज हैं, तो इन ट्रीज को जो हमारे जो पीपल हैं दे कंसिडर देम एज सैक्रेड। सो ये बरगद के पेड़, गुलार के पेड़ और पीपल के पेड़, इनको कोई भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर यहाँ पे कुछ बनाना भी है तो इन ट्रीज को कट नहीं किया जाता, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन दैट पीपल हैव अटैच्ड सम रिलीजियस वैल्यू टू द ट्रीज एंड दस दे बिलीव दैट उनको हार्म करके दे आर गोइंग टू बी पनिश्ड बाय गॉड एंड गॉडेस। तो इससे क्या हो रहा है, जो ट्री है वो प्रिजर्व हो रहा है एंड ट्रीज पे और कुछ स्पीशीज रहते होंगे, ट्री के रूट्स पे कुछ पैरासाइट्स रहते होंगे, तो वो सारे प्रिजर्व हो रहे हैं। दैट मीन्स दिस होल ecosystem is being preserved because of the thing called sacred grove। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सजेस्ट अ प्लेस वेयर वन कैन गो टू स्टडी कोरल रीफ्स, मैनग्रोव वेजिटेशन एंड एस्चुरीज। ठीक है। तो हमारे पास कोरल रीफ्स एक प्लेस बतानी है ऐसे जहाँ पे हम जाके कोरल रीफ्स, मैनग्रोव वेजिटेशन एंड एस्चुरीज को स्टडी कर सकते हैं। सो जो कोरल रीफ्स कहाँ पाए जाते हैं? मराइन एरियाज में। Mangrove vegetation and rivers are also found in coastal areas and located near the sea। ठीक है। तो हमें इंडिया में कहाँ कहाँ पता है कि कोरल रीफ्स हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं? सो कोरल रीफ्स हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, या हम केरला में लक्षद्वीप आइलैंड्स, यहाँ पे हम जाके कोरल रीफ्स को स्टडी कर सकते हैं। पर ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे एक्सटेंसिव ग्रेट बैरियर रीफ है उसको भी हम जाके स्टडी कर सकते हैं फॉर स्टडिंग कोरल रीफ्स। देन जो हमारे पास है आता है मैंग्रोव वेजिटेशन। तो हमें पता है मैंग्रोव वेजिटेशन, वेस्ट बंगाल का मैंग्रोव जो है वो फेमस है, सो देयर वी कैन गो एंड स्टडी। एंड ऑल्सो एस्चुरीज। तो एस्चुरीज हमारे पास कहाँ देखने को मिलती हैं? सो मोस्टली इन द घाट्स रीजन में एस्चुरीज आ जाती हैं, तो हम वहां जा सकते हैं अगर हमें एस्चुरीज को स्टडी करना है। और ओवरऑल अगर हमें तीनों को साथ में स्टडी करना है तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके हमें कोरल रीफ्स भी मिल जाएंगी, मैनग्रोव्स भी मिल जाएंगे एंड जो हमें एस्चुरीज है वो भी मिल जाएंगी। तो हम तीनों को साइमल्टेनियसली जो है स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक ही सॉल्व करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो आज हमने बहुत कुछ नया सीखा और हमने बहुत कुछ रिवाइज किया और हमने ओवरऑल आंसर्स कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे समझ के लिखते हैं, वो सीखा। तो आप इन आंसर्स को अच्छे से करिए, एक एक लाइन पे ध्यान दीजिए क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एमसीक्यूज भी आएंगे। सो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।